दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और पेकिंग फ्रिक्शन। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पेकिंग टाइप्स ऑफ पेकिंग डिस्कस कर चुके थे और यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी एक्सेट्रा। तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोई भी जो एटम है, कोई भी जो स्फीयर है, कोई भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्रिस्टल के अंदर, उससे डायरेक्ट कितने स्फीयर उसको टच कर रहे हैं। जैसे ये देखो ब्लू स्फीयर है, तो ये ब्लू स्फीयर को डायरेक्ट 8 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कितना होता है? 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कितना होता है? 8 होता है। और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देख लें, कोई भी स्फीयर देख लें, जैसे ये वाला हमने पोर्शन देख लिया, तो इसके अंदर क्या है आप देखें कि ये जो स्फीयर है, तो ये स्फीयर, ये जो सेंटर वाला स्फीयर है, इसको चारों तरफ से 6 स्फीयर कवर कर रहे हैं और 3 नीचे हैं और फिर 3 ऊपर भी आ जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12। यानी ये सेंटर स्फीयर हो गया जिसमें मैं स्टिक रखी हुई है यहाँ पर। तो ये वाला जो स्फीयर है, इसको डायरेक्टली 12 स्फीयर टच कर रहे हैं। 6 तो सराउंडिंग में इस तरह से, ये चारों तरफ, जैसे ये देख लो आप, तो इसको चारों तरफ से 6 कवर कर रहे हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं, जो ये सेंटर एटम है, इसको चारों तरफ से 6 कवर कर रहे हैं, नीचे 3 है और इसी तरह से ऊपर 3 आ जाएंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा? 12। तो एफसीसी का और एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, बीसीसी का 8 होता है। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का है, जो ये लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? केवल क्यूब्स के कॉर्नर पर ही स्फीयर होते हैं, केवल क्यूब के कॉर्नर्स पर ही स्फीयर होते हैं। तो अगर अपन किसी भी सेंटर स्फीयर को देखें, जैसे यहाँ रेड वाला ये सेंटर स्फीयर है, तो रेड वाला सेंटर स्फीयर के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक टूवर्ड्स व्यूअर्स, ये अवे फ्रॉम व्यूअर्स, यानी ये स्फीयर है और इसके चारों तरफ कितने स्फीयर हैं? 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो इस डायग्राम से क्लियर है। अगर ध्यान से आप पोस्ट करके देख सकते हो इसको। बीसीसी का क्लियर है, ब्लू स्फीयर को चारों तरफ से 8 स्फीयर कवर कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप ये वाला सेंटर ले लो, तो इस सेंटर के चारों तरफ 6 स्फीयर हैं, इस और ये वाला देख सकते हो, तो इसके चारों तरफ 6 स्फीयर हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, ये टच कर रहे हैं। थोड़ा सा खोल के इसलिए बताया था कि आपको समझ में आ जाए, ये होती इस तरह से पैकिंग है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक सिंपल टॉपिक है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारा आज का मेन टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल्स। यानी क्या होता है कि जब आइडेंटिकल स्फीयर्स की पैकिंग होती है, तो जब स्फीयर पैक होते हैं तो 4 स्फीयर या 3 स्फीयर्स के बीच में वॉइड रह जाती है और वो वेकेंट स्पेस रहता है। यानी कहने का मतलब 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं होती है। यानी अगर किसी क्रिस्टल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस में, उस वॉल्यूम का कुछ पार्ट मास से कवर रहता है और कुछ वेकेंट रहता है स्पेस। तो जो वेकेंट स्पेस है उसकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ये चारों स्फीयर्स को हम इस तरह से क्लोजली रख दिया आपने, तो देखो ये बीच में ये वेकेंट स्पेस रह गया, तो ये तो रहेगा ही इस स्पेस की वजह से। या ये देखो आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ये वाला स्पेस वेकेंट रह गया, तो ये जो स्पेस है इन वॉइड्स की वजह से पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं रहती है। तो किसी भी क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। जितना उसने स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, उसमें से जितना पार्ट स्फीयर्स ने कवर कर रखा है, ठीक है, उससे हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अगर परसेंटेज में निकालेंगे ये तो होगी पैकिंग एफिशिएंसी, और अगर मैं इसको 100 कर दूं
तो पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, और अगर मैं इसको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं कर दूंगा इनटू 100। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जैसे मैं क्लियर कर दूं, हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसका प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो वॉल्यूम्स ऑफ एटम, तो यहां पर ये फॉर्मूला ये हो जाएगा Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम यहाँ हर स्फीयर का वॉल्यूम के, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, ये स्फीयर्स हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक यूनिट सेल में जितने स्फीयर हैं, एक यूनिट सेल में जितने स्फीयर्स हैं, उन स्फीयर्स को, उन नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब यहां पर ये हो गया ए इज द एज लेंथ, ए इज द एज लेंथ। थोड़ा सा मैं अगर इधर आ जाऊं तो ये हो जाएगा Z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम और स्फीयर, ईच स्फीयर जो भी उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका स्फीयर, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जिसको हम ए क्यूब बोल रहे हैं, वेयर ए इज द एज लेंथ, वेयर, ठीक है। अब जैसे ये है, ये हमारे क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसके अंदर ये जो पोर्शन, ये जो आ गया, ये इसकी, ये चारों ये आ गए, इसका ये पॉइंट प्रेजेंटेशन ये है, इसका पॉइंट प्रेजेंटेशन ये है। तो अब यहां पर ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वेल क्लियर है, 1 2 3 4 चारों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब जब चारों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, इस लेंथ को हम ए कहेंगे, दिस इज द ए। और यहां पर ये क्लियर है कि अब इसमें ये ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, ए किसके बराबर है, 2r के बराबर है, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक पॉइंट, ये 3 पॉइंट लगा रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक ये एक आर हो गई और ये दूसरी आर हो गई, तो यहां पर ये 2r के बराबर है, ये एज लेंथ किसके बराबर है, 2r के बराबर है, तो a इक्वल्स टू 2r हो गया। और क्यूब के अंदर मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि इसके अंदर जो कॉर्नर पर जो स्फीयर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स के स्फीयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, तो ये 1/8 हो गया हर कॉर्नर का। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, 8 कॉर्नर के हो गए, कॉर्नर पर जो स्फीयर है वो 8 हो गए, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8, 1। तो यहां z की वैल्यू 1 आती है, तो यहां पर z की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मैं z की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, और z की वैल्यू 1 है, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और a की वैल्यू है 2r, इज इट क्लियर। तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 2r क्यूब, मतलब 8r क्यूब, कितनी हो जाएगी 8r क्यूब, तो यहां लिख दूंगा मैं 8r क्यूब। अब मैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहां पर ये आ जाएगा पाई/6, ये 3 नीचे आ गया, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आता है 0.52, और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को परसेंट, ये तो पैकिंग, ये तो हमने निकाली, ये हमने निकाली इसकी पैकिंग, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई 0.52। अब परसेंटेज में निकालूंगा तो इसको क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये मेरी पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है।
तो पैकिंग एफिशिएंसी तो ये आ गई, और पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 52%। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीसीसी क्रिस्टल है जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो उसके अंदर 52% टोटल स्फीयर्स हैं और रिमेनिंग 48% इस तरह का स्पेस है, वेकेंट स्पेस है, अनऑक्यूपाइड स्पेस है। अब मैंने इसको एक बार और इस तरह से लिखा हुआ है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन में वही लिखा है, पैकिंग फ्रैक्शन ये परसेंटेज में निकाली हुई है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स टोटल वॉल्यूम इनटू 100। जेड की वैल्यू 1 है इसलिए डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, और ये सॉल्व करा हुआ है वापस। एग्जैक्ट वैल्यू आती है 52.4% जब अपन निकालते हैं। ये आप पॉज करके ध्यान से वापस देख सकते हो इनको। आगे बढ़ते हैं। अब हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो बीसीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। ठीक, तो बीसीसी के अंदर Z की वैल्यू कितनी आती है, बीसीसी के अंदर Z की वैल्यू आपको मालूम है, ये तो 8 स्फीयर कॉर्नर वाले, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 ये वाले, तो ये तो हो गया 1, और ये जो हो गया बॉडी, एक जो बॉडी सेंटर वाला हो गया 1 हो गया बॉडी सेंटर, बीसी मतलब बॉडी सेंटर, बीसी मतलब बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ये वाला स्फीयर तो इसका है और इसी का ही रहेगा ये वाला, ये तो क्यूब के अंदर ही है, तो इसका कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे क्यूब के साथ है ही नहीं, किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ है ही नहीं, तो कितना आ गया 1। तो हमारे पास जो जेड की वैल्यू आई वो 2 आई, तो यहां पर बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 रहती है। अब यहां पर एक चीज और क्लियर है कि जेड की वैल्यू 2 आ गई है। अच्छा, अब हम ये जो क्यूब, अगर मैं इस क्यूब को, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये सेंटर, अगर मैं इनको ज्वाइंट कर दूं तो ये इसका एज लेंथ आ गया, ये इसका क्या आ गया, एज लेंथ, ये एज लेंथ ए है। अब यहां ए को हम 2r के बराबर नहीं ले सकते, बीसीसी में ए को 2r के बराबर नहीं ले सकते, जबकि हमने प्रीवियस एग्जांपल को देखो तो उसमें दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे, वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, उसमें दोनों स्फीयर टच कर रहे थे, यानी 8 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो प्रीवियस एग्जांपल में सिंपल क्यूबिक में तो हम क्या लेते हैं, a इक्वल्स टू 2r, और यहाँ a इक्वल्स टू 2r नहीं लेंगे क्योंकि दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है डायग्राम से देखो, क्योंकि बीच में एक स्फीयर है इस वजह से। तो यहाँ पर हमको a और r के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसकी जो रेडियस है, इस स्फीयर की जो रेडियस है, स्फीयर की रेडियस, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, किसी भी स्फीयर की रेडियस। तो अब हमने इसमें बॉडी डायगोनल यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल। अब ये देख लो, ये जो बॉडी डायगोनल है, ये वाला, ये बीसीसी के ये तो क्या हो गए, कॉर्नर्स वाले स्फीयर्स, और ये बॉडी सेंटर्ड वाला स्फीयर। तो ये तीनों स्फीयर 1 2 3 जो बॉडी डायगोनल स्फीयर है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे आर टचिंग ईच अदर। तो यहां पर और ये जो है, ये यहां से और वेल क्लियर हो रहा है।
यानी ये ब्लैक स्फीयर, ये ब्लू स्फीयर, ये ब्लैक स्फीयर, ये बॉडी सेंटर स्फीयर, ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और तो ये क्या है? दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल। और किसी भी क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है वो क्या होगा? वो उसकी एज लेंथ से किस तरह से रिलेटेड होगा? तो हम वो पाइथागोरम थ्योरम से निकालते हैं। तो ये वैल्यू आती है √3a। ये किसके बराबर आ जाएगी? आप याद रख लो, बॉडी डायगोनल √3a होगा, वेयर a इज द एज लेंथ ऑफ, a क्या है? एज लेंथ है। अब यहां पर ये बॉडी डायगोनल √3a के बराबर है, और फिर ये √3a किसके बराबर है? तो √3 इसके बराबर है, ये देखो, r, 1r, 2r, 3r एंड 4r। ठीक है, ये यहां देखो आप, यहां से यहां एक रेडियस और ये पूरा स्फीयर आ रहा है, तो यहां मैं 2r लिख सकता हूं और फिर वापस ये r लिख दिया। तो ये क्या हो गया? r, 2r, r, यानी ये हो गया 4r के बराबर हो गया। कुछ बुक में स्मॉल r लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल R लिखा हुआ है, उससे आप परेशान मत हो। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? a इक्वल टू क्या आ गया? a इक्वल टू आ गया 4r/√3। a इक्वल टू क्या आ गया? 4r/√3। अगर आपको रेडियस मालूम है तो आप एज लेंथ निकाल सकते हो, और अगर इस तरह से आ जाए r इक्वल टू √3a/4, तो अगर हमको एज लेंथ गिवन है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, और या फिर रेडियस गिवन है तो एज लेंथ निकाल लेंगे। इस तरह से बीसीसी क्या। अब मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे पास बीसीसी के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है? बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 है। जेड की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू ये आ गई। अब मैं इसको ए क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, तो ए क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4r/√3 का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? 64r³ 3√3। तो मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई 64r³ डिवाइड बाय 3√3। अब मैं इसकी अब यहां से मैं पेकिंग फ्रैक्शन निकाल लेता हूं। तो z की वैल्यू क्या रखूंगा मैं? z की वैल्यू यहां रखूंगा मैं 2, या ये आ जाएगा 4/3 πr³। और डिनोमिनेटर में क्या है? a क्यूब है, और a क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 64r³ डिवाइड बाय 3√3। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा? r³ से r³ कैंसिल कर दूंगा, और अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो यहां पर जो ये आता है 0.68, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 करके इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो 0.68 आ जाएगा। मतलब 68% पेकिंग एफिशिएंसी आएगी, और 68% पेकिंग एफिशिएंसी आने का मतलब ये हो गया कि बीसीसी के अंदर जो है 32%, बीसीसी के अंदर 32% अनऑक्युपाइड वॉल्यूम है, वेकेंट स्पेस है। तो इसको मैंने फिर अलग से भी एक स्लाइड दी है इसमें मैंने, तो आप देख लें। तो यहां पेकिंग एफिशिएंसी या एटम्स कर देना, तो यहां पर ये हो जाता है पेकिंग फ्रिक्शन V एटम्स अपॉन V टोटल इनटू 100। तो जेड की वैल्यू 2 लिख रखी है, 4/3 πr³ a³ इनटू 100, या परसेंटेज में निकाल लिया सीधा मैंने। तो ये जेड की वैल्यू ये 2 है। तो अब इसको सॉल्व करके और फिर आगे करा हुआ है। तो बीसीसी का 68%, और ए की वैल्यू 4r/√3 और जेड की वैल्यू 2। वेल क्लियर है। तो कुल मिला के जो हमारे पास कंक्लूजन आया कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ बीसीसी इज 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पेकिंग फ्रैक्शन 0.68%, that is 68% of the volume of the BCC unit cell is occupied by atoms and the remaining 32% is empty space.
तो कभी कभी आ जाता है कि बीसीसी पे शॉर्ट नोट्स लिखो, तो ये ऐसे लिख सकते हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम बना दिया और बीसीसी के बारे में ऐसा कुछ लिख दिया अपन ने। अब अपन डिस्कस करते हैं एफसीसी और सीसीपी। एफसीसी का पेकिंग फ्रिक्शन, तो एफसीसी के अंदर क्या है, सीधी बात है, पहले हम जेड की वैल्यू निकाल लें। तो टू कैलकुलेट जेड, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाता है, 8 तो कॉर्नर्स है और इंटू 1/8 ये हो गया 1 और 6 फेस हो गए, और फेस सेंटर पे जो स्फीयर होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 3 आ गया। तो जेड की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो पहले तो हमने यहाँ जेड की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, ये तो हो गए सारे हमारे कॉर्नर वाले, और ये फेस वाले हो गए, ये जो है ये फेस वाले हैं। अब यहां पर दूसरा पॉइंट, अगर हम इसका कोई भी फेस देखें तो वो फेस ऐसा होगा, यानी ये कॉर्नर्स पर और ये फेस के सेंटर पर बीसीसी। अगर आपको यहां से समझो चाहे यहां से समझो, दोनों में से आप कहीं से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला तो 1/8 कॉर्नर वाला ले रखा है, और ये फेस का। तो आप देख लें कि यहां पर क्या है, ये कॉर्नर वाले स्फीयर हैं और ये फेस सेंटर वाले स्फीयर हैं। तो अब यहां पर ये क्लियर है कि ये और ये इन दोनों के बीच में एज लेंथ है, और यहां ये जो एज लेंथ है, ये वाली जो एज लेंथ है, ये वाली, इसको हम 2r के बराबर वापस यहां नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये देख लो, ये कॉर्नर्स वाले हैं और ये सेंटर वाले हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1r 2r एंड r, यानी ये पूरा फेस डायगोनल है। और इस फेस डायगोनल किसके बराबर होता है, फेस डायगोनल जो होता है वो होता है 4r के बराबर। तो सबसे पहले ये है हमारा फेस डायगोनल, ये जो ब्लू लाइन कर दी, या फिर मैंने ये ब्लू लाइन कर दी, दिस इज अवर फेस डायगोनल। ठीक, तो ये जो फेस डायगोनल है, ये जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल √2a के बराबर होता है। बॉडी डायगोनल √3a के बराबर होता है, फेस डायगोनल √2a के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और फिर फेस डायगोनल पे आप देख लो कितना है, ये यहां से लेके 1r 2r 3r, तो r, ये 2r और ये r, तो टोटल कितना हो गया 4r। तो हमारे पास √2a = 4r आ गया। इसका मतलब हमारे पास √2a किसके बराबर आ गया, 4r के बराबर। तो a = क्या आ जाएगा, 4r डिवाइड बाय √2। a = क्या आ जाएगा, 4r डिवाइड बाय √2। तो यहां वापस हम अब मैं इसको a³ कर दूं, तो a³ कर दूंगा तो 4r डिवाइड बाय √2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 64r³ 2√2 64, और तो ये आ जाएगा 64r³ अपॉन 2√2। यहां पर अब पेकिंग फ्रिक्शन निकाल रहा हूं मैं। तो पेकिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, z इंटू नंबर ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ अपॉन a³। बस अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। z की वैल्यू कितनी है, 4/3 πr³ और a³ की वैल्यू कितनी है, a³ की वैल्यू है 4r³ 2√3। तो ये r³ से r³ कैंसिल हो गया, और ये 16, और ये अगर आप इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है ना, तो हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.74, यानी 74%
इसका पैकिंग एफिशिएंसी आएगा इसको सॉल्व करने पर। ये तो अब सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफसीसी के अंदर एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन सब की पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है। यानी ये सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड है। इसमें अनऑक्यूपाइड स्पेस 26% है। अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना है इसमें? 26% है। इसकी भी स्लाइड बना रखी है मैंने, तो आप देख लो। पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में ये एटम्स, तो क्लियर है कि परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, जेड की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2√2r अभी निकाला ही था अपन ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ मैंने यहां और ज्यादा सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख लो, हमने खाली एटम्स 4 × 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम a³ और ये सब वैल्यू पुट कर दी मैंने। और वैल्यू पुट करके ध्यान से इसको पोस्ट करके देख लो तो 74% आ रहा है। इसको हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है। तो कुल मिला के ये हुआ कि सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रिक्शन किसका आ गया? सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रिक्शन एफसीसी का है, उससे कम बीसीसी का है, उससे कम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये 52.4%, 74%, 68%। इसमें से 100 में से माइनस कर लोगे तो अनऑक्यूपाइड स्पेस आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर जो है r किसके बराबर जाएगा? a/2 के। यहाँ r आ जाएगा a/2√2 के और यहाँ r आ जाएगा √3/4 के। ये अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर एक d और आता है, d इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम। d की वैल्यू हमेशा 2r के बराबर होती है। d की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? यानी दो स्फीयर जो टच कर रहे हैं, तो अगर हमको जब भी d पूछे तो 2r कर देना, यानी 2 × r कर देना। जैसे यहां पर d पूछा तो a/2 × 2 करूंगा तो ये आ गया a। अब यहां पर इस केस में 2r कर दिया तो d = 2r। तो यहां पर r के, अब ये वाली वैल्यू आप यहां रख दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा d की वैल्यू। अब मैं यहां पर अगर, जैसे इस केस के अंदर मैं d निकाल रहा हूं, किसके अंदर? बीसीसी के अंदर। तो बीसीसी के अंदर मेरे को d की वैल्यू निकालनी है, तो d = क्या हो जाएगा? 2r। और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू ऑलरेडी अभी हम निकाल चुके हैं, √3/4 a। तो ये हो गया, तो आ जाएगा √3a/2। क्लियर है? सिंपल मैथ्स है। तो इस तरह से यहां पर हमने इस क्लास के अंदर हमने क्या समझ लिया? इस क्लास में हमने एक तो पैकिंग फ्रिक्शन समझ लिया, रेडियस का एज लेंथ के साथ रिलेशन और एज लेंथ का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है वो अंडरस्टैंड कर लिया। साथ में d का मतलब भी समझ लिया। d होता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स। d की वैल्यू 2r के बराबर है। अगर आप r की वैल्यू जानते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेंसिटी और आगे कंटिन्यूस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।